दोस्तों यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 जैसा कि आप सभी को पता है आपके बीच में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर डायरेक्ट एडमिशन तक आपकी जो भी क्लासें थे भैया वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए स्थगित चल रही थी। लेकिन फिर से एक नए उमंग और नए जोश के साथ आपके बीच में एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत इस वीडियो से हम करेंगे और यहाँ मैंने सबसे ऊपर लिख रखा है एक ही वीडियो में समाप्त। जाहिर सी बात है चैप्टर नंबर 9 को हम एक ही वीडियो में समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यानी परिचालन प्रणाली क्या होती है या कहा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपके जो भी जो है कंप्यूटर यानी चैप्टर नंबर 9 के जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, हम हर एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए शॉर्ट नोट्स के संग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर शॉर्ट नोट्स मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको 220 रुपये का पेमेंट करना होगा। और यहाँ देखिए अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9452331053 पर। आप सभी के लिए जो है बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें व शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए शॉर्ट मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करेंगे और मॉडल पेपर के साथ साथ आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर यानी आपकी तैयारी को हम धारदार बनाएंगे। इससे पहले मैं जो है आपको बताना चाहूँगा, मैंने इसका जिक्र भी कर दिया कि 220 रुपये का आप शॉर्ट नोट्स प्राप्त जरूर कर लीजिए, ठीक है। आपकी सफलता के लिए आपकी सफलता में ये 220 रुपये का जो कोर्स है ये 4 चांद लगाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं आप सभी को कहूँगा कि आपको जहाँ भी डाउट्स हो रहा है बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बताएं या दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें 9452331053। ये नंबर जो आपका दिया जा रहा है इस नंबर पर आप संपर्क जरूर करेंगे। तो चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे ऊपर चैप्टर कहा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भैया आखिरकार ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। जाहिर सी बात है कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसके चैप्टर यानी चैप्टर का मतलब आपको आना चाहिए कि आखिरकार ये चैप्टर का नाम है तो इस चैप्टर के नाम यानी इसका मतलब क्या होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाए या आप कह सकते हैं परिचालन प्रणाली। देखिए बिल्कुल हमने शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास किया है। बहरहाल ये जो नोट्स आपके लिए यहाँ लगा हुआ है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और मैंने उतने ही चीज़ों को इसमें ऐड कर रखा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ों को हमने छोड़ दिया है। नाजायज़ चीज़ों को नोट्स में रखना कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो बहरहाल देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान दीजिएगा, आपसे शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछा गया है कि आखिरकार ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है या आप कह सकते हैं कि परिचालन प्रणाली होती क्या है। कहा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक जो है निर्देश समूह का एक ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, इसे हम फिर से जो है रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक जो है निर्देश समूह का एक ऐसा संयोजन है, यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अनेक निर्देश व समूह का एक ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मध्य कौन सामंजस्य स्थापित करता है, आप कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर की प्रणाली को विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंधन सुनिश्चित करता है। इसी को हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और अगर हम उबार करके दूसरे भाषा में कहें तो दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न आगत या कह सकते हैं इनपुट निर्गत, जिसे हम कह सकते हैं
आउटपुट। इकाई के केंद्रीय संसाधन इकाई, यहाँ एक नाम आ रहा है सीपीयू, जो अनगिनत बार पूछा गया है कि आखिरकार सीपीयू का ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है ना। चलिए, केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू व अस्थायी भंडारण इकाई की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है तथा प्रयोक्ता द्वारा या आप यूजर कह सकते हैं दिए गए निर्देश व अन्य सॉफ्टवेयर सफल क्रियान्वयन का प्रबंध भी करता है। कौन? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये मैंने अनगिनत परिभाषाएं आपके बीच में दे रखा है, आप इन चीज़ों को ध्यान दे लीजिएगा। अतः कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कार्यालय के विभिन्न क्रियाओं को उस कार्यालय का प्रबंधक विभिन्न निर्देशों के माध्यम से नियंत्रित करता है, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर प्रणाली के क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। यहाँ दोनों जो मैंने ऊपर चीजें दे रखी है, इसका और इसका, इन दोनों का निचोड़ आपके बीच में यहाँ दिया जा रहा है। इसे आप इसको भी छोड़ दीजिए, उसके ऊपर वाला भी छोड़ दीजिए। यहाँ से जो दिया जा रहा इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है, अतः कह सकते हैं कि जिस प्रकार से किसी कार्यालय के विभिन्न क्रियाओं को उस कार्यालय का प्रबंधक, जैसे हम मानते हैं कि आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है, वहाँ के प्राचार्य होंगे, प्रबंधक होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल आपको देंगे। अतः यह कह सकते हैं कि इस प्रकार किसी कार्यालय के विभिन्न क्रियाओं को जो है उस कार्यालय का प्रबंधक, जैसे जिस कार्यालय में या जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, वहाँ का जो भी प्रबंध तंत्र है वो प्रबंधक देखते हैं। ठीक है, प्रबंधक का जो भी दिशा निर्देश होता है, वहाँ के जो प्राचार्य होते हैं उन्हीं के दिशा निर्देश में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रबंधक है उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ कही जा रही है, प्रबंधक विभिन्न निर्देशों के माध्यम से नियंत्रित करता है। आगे ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर प्रणाली की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये इसी लाइन में है, इसी को आप नोट कर लीजिए, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। बट आपकी समझ के लिए मैंने कोई चीज़ छोड़ा नहीं है, है ना। जैसे अगर ऊपर वाली चीज़ ना याद आए तो उसके ऊपर आप चले जाइएगा, वो आपको जरूर कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा। वैसे आपके सबसे सरल लैंग्वेज में यही चीज़ें आप इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स को आप जो है परचेज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? हमने 4 प्रमुख कार्य को जो है यहाँ परिभाषित किया है, ध्यान दीजिएगा। पहला कहा जा रहा है प्रक्रिया प्रबंधन। इस प्रकार में ओएस, ठीक है, यहाँ देखिए प्रक्रिया प्रबंधन के अगर जो है प्रक्रिया प्रबंधन के अगर अंतर्गत हम कहें तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार में ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ मैंने ओएस का जिक्र किया है ना। आप ऑपरेटिंग सिस्टम या कह सकते हैं ओएस, आप इसे लिख सकते हैं। कहा जा रहा है देखिए इस प्रक्रिया में ओएस यह सुनिश्चित करता है कि कब किसी जो है निर्देश को क्रियान्वित करना है तथा यह निर्देश को क्रियान्वयन पूर्ण होने पर अगला कौन सा निर्देश क्रियान्वयन करना है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया प्रबंधन है इसमें कहा जा रहा है प्रक्रिया प्रबंधन के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि कब किस निर्देश को क्रियान्वित करना है ना। कौन? प्रक्रिया प्रबंधन, यानी कहा जाए प्रोसेस मैनेजमेंट जो होता है। ठीक है, इसे के आगे कहा जा रहा है तथा यह निर्देश का क्रियान्वयन पूर्ण होने पर, जैसे पहला दिशा क्रियान्वयन कोई चीज किया जा रहा है, जब इसका जो निर्देश है या इसका जो उद्देश्य है ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके क्रियान्वयन के पूर्ण होने के बाद अगला कौन सा दिशा निर्देश इन्हें क्रियान्वित करना है, ये कौन कार्य करता है? ये प्रक्रिया प्रबंधन कार्य करता है ना। अगला है स्मृति प्रबंधन, यानी कहा जाए मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है ना। देखिए अगर हम कहें तो स्मृति प्रबंधन के अंतर्गत परिचालन प्रणाली प्रयोक्ता या इसे हम कह सकते हैं यूजर द्वारा आगत इकाइयों यानी जो है इनपुट यूनिट्स के मध्य दिए गए जो है निर्देश समूह अर्थात प्रोग्राम व आंकड़ों को प्रारंभिक स्मृति यानी प्राइमरी मेमोरी में उचित स्थानों पर पहुंचाने अथवा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें खोजने का कार्य कौन करता है? स्मृति प्रबंधन, या आप कह सकते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। भाई मेमोरी इसीलिए होती ही है कि कोई चीज़
आप रख दीजिए मेमोरी में, वो हमेशा के लिए पड़ी रहती है। जब चाहें आप उसे मेमोरी से खोज करके फटाक से उसे बाहर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके पास, आप तो बड़े बड़े फ़ोन आ गए हैं, इसमें जो भी मेमोरीज आप रखते हैं उस मेमोरी में क्या क्या रखते हैं, और जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप उस चीज़ को तुरंत जो है सर्च कर लेते हैं कहाँ है। ठीक है, तो वही यहाँ कहा जा रहा है स्मृति प्रबंधन। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला आपके बीच में है, देखिए आ रहा है आगत निर्गत प्रबंधन, यानी कहा जाए जो है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट क्या है। ध्यान दीजिएगा, छोटा सा है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए कहा जा रहा है जो है आगत निर्गत प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न आगत इनपुट तथा निर्गत आउटपुट युक्तियों या कहा जाए डिवाइसों का जो है समन्वय कर आवश्यकता पड़ने पर उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। हालांकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड कम है, ठीक है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे आ रहा है फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हमने बिल्कुल शॉर्ट में आपको देने का प्रयास किया है। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत अगर हम कहें तो फाइल प्रबंधन के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की जो है प्रारंभिक स्मृतियों में संरक्षित आंकड़े व निर्देशों को द्वितीय स्मृति अर्थात अस्थायी भंडारण युक्तियों जैसे फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप इत्यादि पर फाइल रूप में किसी नाम के अंतर्गत संचित करने का कार्य करता है कौन? फाइल प्रबंधन, या कह सकते हैं फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए अगला आपका आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व कंप्यूटर प्रणाली में। भाई अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आखिरकार ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या महत्व है हमारे कंप्यूटर प्रणाली में, इसको भी जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। विचार करेंगे। देखिए कहा जा रहा है किसी कंप्यूटर प्रणाली को क्रियान्वयन हेतु उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यधिक आवश्यक है ना। आगे यदि कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर प्रणाली मात्र एक क्रियाहीन शक्तिहीन यंत्र के समान होती है। भाई जब आप कंप्यूटर आपका है, जब उससे आप ऑपरेट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें अपनी कोई स्वयं की शक्ति होती नहीं है, ना ही उसमें अपनी कोई क्रिया होती है। जब तक आप उसे ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक वो कुछ नहीं करेगा, वो बिल्कुल निष्क्रिय चीज होता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है क्योंकि उसमें स्थिति में यह यंत्र ना तो प्रयोक्ता के निर्देशों को प्राप्त कर सकता है और ना ही अपने मेमोरी में कुछ संग्रहित कर सकता है और ना ही किसी निर्देश का अनुपालन कर सकता है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे जबरदस्त महत्व है। अगला आ रहा है, देखिए अतः यह कहा जा सकता है कि किसी कंप्यूटर प्रणाली का सर्वाधिक महत्व जो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, या महत्वपूर्ण भाग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे कि आखिरकार ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या महत्व होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगर इसी के अंतर्गत और भी चीज़ें हैं, हालांकि आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, देखा जाए तो काफ़ी बड़े बड़े हैं। ठीक है, मैंने हर चीज़ों को इसमें समाहित नहीं किया है, क्योंकि जिसके पीछे कारण है कि भैया ज़्यादा नोट्स देना कोई मतलब नहीं है, उतना ही चीज़ें आपको दिया जाए जो आपके लिए बेस्ट हो, है ना। हम चाहते हैं कि आप उतना ही कंटेंट को ग्रहण करें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। चलिए यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। देखिए आ रहा है कि एकल प्रयोक्ता परिचालन प्रणाली।
यानी अगर कहा जाए एकल जो है प्रयोक्ता परिचालन प्रणाली आप कह सकते हैं सिंगल यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, और बहुप्रयोक्ता परिचालन प्रणाली तो आप कह सकते हैं कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एकल प्रयोक्ता परिचालन प्रणाली है क्या चीज़, है ना। देखिए कहा जा रहा है इस प्रकार की परिचालन प्रणाली मुख्यतः माइक्रो कंप्यूटर जैसे पीसी, जिसे हम कह सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर, है ना, पीसी का फुल फॉर्म होता है होम कंप्यूटर, ठीक है, व अन्य एकल प्रयोक्ता कंप्यूटर वर्ग के कंप्यूटरों परिचालन प्रणाली करने के लिए होती है, ठीक है। जैसे के रूप में आप यहाँ कह सकते हैं कि विंडोज़ आपका हो गया, पीसी हो गया, डीओएस यानी इसे हम कह सकते हैं डॉस हो गया, जोनिक्स है, टीआरएक्स डॉस है, ठीक है। ये आपकी कौन से हैं, ये आप कह सकते हैं एकल प्रयोक्ता परिचालन प्रणाली के ये भाग होते हैं। अगला आपका आ रहा है, अगला आप देखेंगे बहुप्रयोक्ता परिचालन प्रणाली। तो आप कह सकते हैं, अगर हम कहें तो बहुप्रयोक्ता परिचालन प्रणाली के अंतर्गत बहुप्रयोक्ता अर्थात मल्टी यूज़र वर्ग के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटरों को परिचालित करने हेतु बहुप्रयोक्ता परिचालन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार परिचालन प्रणाली कंप्यूटर के या परिचालन प्रणाली विभिन्न प्रकार के टर्मिनल व युक्तियों के माध्यम से एक या एक से अधिक प्रयोक्ताओं द्वारा एक ही समय पर दिए गए निर्देशों को प्राप्त कर उसके साथ कंप्यूटर द्वारा अनुपालन करवाती है। ये बहुप्रयोक्ता परिचालन प्रणाली है ना। आगे कहा जा रहा है इस परिचालन प्रणाली के जो उदाहरण है वो निम्न है। इसके उदाहरण आप देख लीजिएगा, यूनिक्स हो गया, सन सोलर रासिस है, ठीक है। अगला है लाइनेक्स है। ये किसके उदाहरण है, आप कह सकते हैं कि बहुप्रयोक्ता परिचालन प्रणाली के ये आपके उदाहरण है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका हो गया। थोड़ा सा मुझे पता है ये इंटरेस्टेड चीज़ें कम है ना, आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में जो चीज़ें रखी हैं मज़ा आए या ना आए, मुझे आपको उस चीज़ को जो उससे अवगत कराना है, इसलिए हम हर चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। रही बात अगले पेज की, तो यहाँ आपके लिए शार्ट नोट्स कुछ आ रहे हैं। शार्ट नोट्स को भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि 1 या 2 नंबर में यह हमेशा पूछ लिया जाता है कि आखिरकार डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी मैंने डॉस का चर्चा किया था, क्या होते हैं। अगला है विंडोज़ क्या है, ठीक है। तीसरा है यूनिक्स क्या है, लाइनेक्स क्या है। इन चीज़ों के बारे में कभी कभी शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाता है। चलिए देखिए यहाँ आ रहा है डीओएस। डॉस दुनिया का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला परिचालन प्रणाली है। प्रत्येक कंप्यूटर प्रयोक्ता को इनकी जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है। अगला कहा जा रहा है डिस्क के संचालन में डॉस को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है जो है प्रथम एक छोटा भाग सिस्टम हेतु जो है तथा एक बड़ा भाग डाटा हेतु रखा जाता है। अच्छा, इसके आगे देखिएगा, अगर हम इसके आगे कहें तो आप यहाँ सीधे तौर पर कह सकते हैं कि डिस्क के संचालन में डॉस को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रथम एक छोटा भाग सिस्टम हेतु एक बड़ा भाग डाटा हेतु रखा जाता है। अगला है सिस्टम जो है भाग 2 सिस्टम की मुख्य जानकारी रखी जाती है। इसमें जो है इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं विचार करेंगे। देखिए यहाँ पहला आपके बीच में आ रहा है बूट, हम कह सकते हैं। दूसरा आ रहा है फाइल एप्लीकेशन टेबल, जिसे हम अगर एक शॉर्ट फॉर्म में कहें तो आप FAT कह सकते हैं। और अगला कहा जाए तो रूट डायरेक्टरी हम कह सकते हैं। यानी पहला बूट है, दूसरा FAT यानी फाइल एप्लीकेशन टेबल, और तीसरा अगर हम कहें तो रूट डायरेक्टरी। ये आपके क्या होते हैं, अगर इसे हम कहें तो ये आपके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या अगर कहा जाए तो आपके डॉस कहलाते हैं, ठीक है। अब अगला आ रहा है विंडोज़। आखिरकार ये विंडोज़ है क्या। देखिए अगर इसके अंतर्गत कहें तो विंडोज़ भी माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोग्राम है। यह प्रयोक्ता की सुविधा कहा जाए तो ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस जो है प्रदान करता है। ये थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड है, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर इसके अंतर्गत कहें तो ग्राफिक्स इंटरफेस जो है प्रदान करता है। आगे विंडोज़ चलाने के लिए PC 80,386 एवं अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। कौन, या विंडोज़ चलाने वाले, ठीक है।
तो विंडोज़ पर अगर शॉर्ट नोट्स अगर आती है तो आप इतना लिख दीजिएगा, आपके लिए पूरा का पूरा नंबर रखा हुआ है, कहीं से आपका कोई भी नंबर कटेगा नहीं, है ना। चलिए अब यहाँ देखिए जो है विंडोज़ के बारे में और भी जानकारियाँ अगर दी जाए तो ज़्यादातर होता है विंडोज़ एक मल्टीटास्किंग सिस्टम होता है, ये भी लिख सकते हैं, है ना। आगे कहा जाए पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप जैसे जो है प्रोग्राम केवल विंडोज़ पर ही चलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अतः अगर कहें तो अतः प्रोग्राम खरीदने के पूर्व ही यह तय करता है कि उसे किस पर चलाना है, डॉस पर या विंडोज़ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप विंडोज़ के तहत लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला आपका आ रहा है यूनिक्स क्या होता है। यूनिक्स पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए यूनिक्स एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पूछा जा सकता है कि यूनिक्स होता क्या है, तो आप कहेंगे ये एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसमें एक कंप्यूटर पर एक साथ अलग अलग टर्मिनल्स पर अनेक व्यक्ति एक समय पर कार्य कर सकते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है ना। अगर इसके अंतर्गत कहें हम तो यह जो है यूनिक्स यह एक अपभ्रंश है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है, यहाँ आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि यूनिक्स किसका अपभ्रंश है, ठीक है। तो देखिए कहा जा रहा है यूनिक्स जो होता है वो यूनिक्स का अपभ्रंश है। इसका पूरा नाम क्या है, आप इस पूरे नाम को जरूर नोट करिएगा। यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंपाउंड सिस्टम, ये इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। चलिए यहाँ अगर इसके अंतर्गत हम कहें तो फाइनली मुझे लगता है कि अंतिम पेज आपका चल रहा है। लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स के बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। लाइनेक्स एक संपूर्ण बहुइकाई या कहा जाए मल्टीटास्किंग प्रयोक्ता या मल्टी यूजर परिचालन प्रणाली है तथा यह यूनिक्स के अनेक संस्करण के समय ही इसका अर्थ यह होता है कि लाइनेक्स परिचालन प्रणाली में अनेक प्रयोक्ता जो है लगकर इसे एक मशीन पर कार्य करते हैं, ठीक है। ये आपका लाइनेक्स होता है। तो ठीक है, फिलहाल के लिए बाकी चीज़ें लाइनेक्स व एमएस डॉस में अंतर भी होते हैं और भी चीज़ें अगर इसके अंतर्गत बताई जाएं। बहरहाल मैंने जितना आपको बता दिया उतना आपके लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर कोई चीज़ें और आपको ज़रूरत पड़ती हैं तो बिल्कुल आप मुझे ज़रूर बताएंगे। बाकी अगर आपको नोट्स परचेज करना है तो नोट्स के संदर्भ में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता रखा है, आप उस नंबर पर भी संपर्क करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।